वेलकम मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे ही रैंडम टॉपिक हमने लिया है, प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पीसीएस मेंस में जब सब्जेक्ट आते थे और प्री में भी इससे जो तथ्य फैक्ट हम आएंगे, और इसके अलावा आईएएस मेंस के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये है टॉपिक है समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति। हम जानते हैं कि जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध के द्वारा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक के समय तक तो अक्षुण्ण रहा, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद, या कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, 185 ईस्वी के ईसा पूर्व के बाद ये स्थितियां आती हैं कि पूरा साम्राज्य मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य तो खूब उन्नति हुई, लेकिन कनिष्क के अलावा कोई बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करने में सफल नहीं हो सका। और कनिष्क जो उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर में ज़्यादा था, अपने पूरे भारत में, दक्षिण में, पूर्व में, इस सब में साम्राज्य का कम फैला हुआ था। लेकिन जब गुप्त वंश स्थापित होता है, गुप्त वंश स्थापित होने के बाद मौर्योत्तर काल की समृद्धि तो थी ही देश में। मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य, हमने बताया कि बहुत विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार दोनों उन्नत स्थिति में था। क्योंकि मौर्य काल में मौर्य काल में एकीकृत साम्राज्य का निर्माण हुआ था। ऐसे में कितना भी अलग अलग राज्य मौर्योत्तर काल में बने, लेकिन जो रास्तों का निर्माण हुआ था, जो मार्गों का निर्माण हुआ, सरायों का निर्माण हुआ, अशोक ने विभिन्न सराय लगाए, उन पर सुविधाएं दी। वो सराय तो अक्षुण्ण थे, और जो मार्ग चल पड़े थे उस समय, उनके जो फल खाने को जो फल लगा था, उसमें कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य का फल जो मौर्य काल में लगा था, मौर्योत्तर काल में वो पकने लगा था। और उसका फल प्राप्त किया मौर्योत्तर काल में कनिष्क साम्राज्य ने। तीनों रेशम मार्ग पर अधिकार करके उसका पूरा परिणाम प्राप्त किया, समृद्धि प्राप्त की, और जो व्यापारी थे, व्यापारियों ने भी खूब लाभ कमाया, और ये समृद्धि बनी हुई थी। लेकिन चूंकि देश छोटे छोटे राज्यों में उसमें बंट चुका था, तमाम सारे छोटे छोटे राज्य, तभी हम बताएंगे आगे। गुप्त साम्राज्य या गुप्त का जो कह सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, उस उदय में चंद्रगुप्त प्रथम था, पहला शासक कह सकते हैं, पहला सार्वभौम शासक कह सकते हैं। उसका भी राज्य मगध से लेकर के अयोध्या तक ही था। कहाँ तक था? मगध से अयोध्या तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 335 ईस्वी में जब समुद्रगुप्त बनता है शासक, 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। क्योंकि उत्तर भारत में एक छोटा भाग ही उसके पास था अभी तक, गुप्त साम्राज्य के पास। मगध से अयोध्या तक का कितना बड़ा क्षेत्र है, आप कह सकते हैं पटना से इस समय जो है, पटना से वर्तमान अयोध्या, इस बीच का क्षेत्र ही उनके साम्राज्य के अंतर्गत था, बाकी कोई क्षेत्र नहीं था। ऐसे में समुद्रगुप्त जैसा प्रतिभाशाली शासक हुआ, उसने अपनी नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति। अगर कोई दूसरा शासक होता तो अंधाधुंध युद्ध करते हुए जाता, और उसके जाने के बाद ही उसका साम्राज्य भरभरा के गिर पड़ता। लेकिन समुद्रगुप्त ने एक दूरदर्शी नीति अपनाई। उसी दूरदर्शी नीति की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। उसने कौन सी दूरदर्शी नीति अपनाई कि जिसकी वजह से साम्राज्य का निर्माण भी हुआ, विस्तार भी हुआ, और वो लंबे समय तक अक्षुण्ण भी रहा। बहुत काफ़ी उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, कुमारगुप्त प्रथम हुए, स्कंदगुप्त हुए, और 550 ईस्वी तक ये साम्राज्य चलता रहा। इस साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, क्योंकि उसने भी एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसने भी लगभग यही नीति अपनाई। और इस नीति के कारण बाद में अकबर ने भी वो नीति अपनाई। अभी हम चर्चा करते हैं, आगे टॉपिक पर आते हैं। समुद्रगुप्त का शासन हम बताएं अभी 335 से 375 ईस्वी। इसके पहले चंद्रगुप्त प्रथम था, इसके पिता थे। इन्होंने जब ये आया तो छोटा सा साम्राज्य था, छोटा सा क्षेत्र था, जो इसकी योजनाओं के अनुसार या इसके जो महत्वाकांक्षा थी उसके अनुसार फिट नहीं बैठता था। उसने देखा, उसके बाद दिमाग लगाया, मनन किया कि साम्राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। तो इसने 4 भागों में बांटा। युद्ध के लिए समुद्रगुप्त ने 4 भागों में देश को बांट दिया। पहला था उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा सीमावर्ती शासक, और चौथा विदेशी शासक। इन चारों को विजित करने के लिए इसने 4 नीतियाँ अपनाई। इन चारों को विजित करने के लिए 4 नीतियाँ अपनाई, क्योंकि चारों की स्थितियाँ भिन्न थी। उत्तर भारत में सबसे पहले बात करते हैं। उत्तर भारत की स्थिति ये थी कि मगध से सीधा नियंत्रित होने वाला क्षेत्र था। ऐसे में उत्तर भारत को किसी के शासन में, स्वायत्त शासन में या अधीनस्थ राजा को छोड़ देना किसी भी तरह की बुद्धिमानी नहीं थी, और समुद्रगुप्त ने ही अपनाया। और उसने पूरी तरह से इन शासकों का, जो 9 शासक थे,
उत्तर भारत के 9 शासक थे, इनका पूरी तरह उन्मूलन कर दिया। पहले थे अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन और नंद एवं बलवर्मा। ये 9 शासक थे उत्तर भारत में। इनका पूर्णतः उन्मूलन किया उसने। क्या किया? पूर्णतः उन्मूलन किया। इसमें अगर हम बात करें कि इनका शासन कहाँ था, तो इसमें अगर देखें तो गणपति नाग जो था मध्य प्रदेश का, इसमें एक स्थान है विदिशा, वहाँ का शासक था ये। दूसरा अगर बात करें नागसेन की, नागसेन ये उस समय जो है पदमपवैया वर्तमान में एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ का शासक था। पद्मावती या पदमपवैया, पदमपवैया वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों शासक हो गए। तीसरा एक शासक का और पूरा मिलता है, अच्युत। ये अहिछत्र का शासक था। कहाँ का शासक था? अहिछत्र। अहिछत्र मतलब जो बरेली है, बरेली वाला रुहेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ का शासक था। अब इन जो 9 शासक थे, उत्तर भारत के कितने शासक थे? 9 शासक थे। इन 9 शासकों को कौन सी नीति अपनाई इसने? पूर्णतः उन्मूलन। और पूर्णतः ये उचित भी था, क्योंकि अगर इसने ये उन्मूलन की नीति ना अपनाई होती तो इसे बार बार अपने केंद्र में ही हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता, और ऐसे में वो बाहर के क्षेत्रों को विजित नहीं कर पाता और एक ऐसे जगह पर उलझा रहता जो उसके साम्राज्य को आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसने 9 शासकों पर पूर्णतः उन्मूलन की नीति अपनाई, पहली नीति हो गई। दूसरी जो नीति अपनाई उसने दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में उसमें 12 शासक थे। कितने शासक थे? 12 शासक थे। सोच लीजिए कितने राज्य थे। यहाँ उत्तर भारत में ही 9 राज्य थे, दक्षिण भारत में 12 राज्य थे, 21 राज्य थे। यानी गुप्त काल की ये बात है कि इतने शासक थे, और इतने शासकों का उन्मूलन कितना कठिन था। हर शासक जो है, अब इसमें अगर 12वें शासक की बात की जाए तो कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कैरल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एरड़पल्ल का दमन, कांची का विष्णुगोप। ये बार बार पूछा गया, कांची का विष्णुगोप कहाँ का शासक था? कांची का, क्योंकि कांची बाद के समय में इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनता है और कई बार इतिहास में इसकी जो है महत्ता आती है। तो ऐसे में कांची का विष्णुगुप्त बार बार पूछा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया। उपयुक्त का नीलराज, बेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुशस्थल का धनंजय। ये 12 शासक थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। इनको चूँकि ये हम जानते हैं जो शासन था, मगध जब भी शासन किया तो इसने उत्तर भारत पर पूर्णतः नियंत्रण रखा, लेकिन दक्षिण भारत में जिस शासक ने भी पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास किया वो बिखर गया। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब को देखिए। बाद के समय में औरंगजेब ने दक्षिण भारत को पूर्णतः नियंत्रित करने का प्रयास किया तो क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। अपना ही सर्वनाश उसने नहीं किया, पूरे मुगल साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। इसने सारे संसाधन वहीं झोंक दिए और पूरा मुगल साम्राज्य दक्षिण में ही उलझा, दक्षिण में ही उसकी समाधि बन गई। औरंगाबाद में उसकी समाधि बन गई, वहाँ से निकल ही नहीं पाया। तो दक्षिण भारत को नियंत्रित करना सीधे कितने कठिन काम है, कितना मुश्किल काम है। वर्तमान में ही देख लीजिए, अगर उत्तर भारत में साम्राज्य, उत्तर भारत का राज्य अपना देख लीजिए, तो अगर शासक या जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री हैं, जो सत्ता दल है, वो उत्तर भारत फोकस करता है, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति अलग होती है। उनको अलग तरह से ट्रीट ही करना पड़ता है। अगर वहाँ अलग तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए या अलग तरह से वहाँ पर प्रचार प्रसार या अपनी नीतियाँ ना लागू की जाएँ तो क्या होता है? उत्तर भारत की अलग और दक्षिण भारत की अलग, अपनी डफली अपना राग हो जाता है। ऐसे में बहुत ही सावधानी पूर्वक जो पार्टियां होती हैं उनको अपना रणनीति बनानी पड़ती है ताकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का समन्वय किया जा सके। और ये नीति औरंगजेब ने किया, वो दफन हो गया। जिसने भी उत्तर भारत या दक्षिण भारत के संदर्भ में उत्तर भारत की नीति अपनाई वो सफल नहीं हुआ किसी भी कीमत पर, चाहे सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, प्राचीन काल हो या उसके बाद का समय हो। तो इस तरह से वो जो है उसने यहाँ पर भी 3 नीतियाँ अपनाई। इतना बुद्धिमान शासक था समुद्रगुप्त, वो जानता था, उस समय भी जानता था, शुरुआती शासक था, उसे पता था कि दक्षिण भारत को सीधे नियंत्रित करना उसके बस की बात नहीं है, या सीधे नियंत्रित करना
सुविधाजनक नहीं है। तो उसने क्या किया, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, 3 नीतियां अपनाई। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण मतलब राज्य को ग्रहण कर लेना, इसने कुछ राज्यों को ग्रहण कर लिया। अगर अलाउद्दीन की बात करें हम, अलाउद्दीन खिलजी समझिए, तो देवगिरी का जो राज्य था वहाँ पर उत्तर भारत में, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता था, चूंकि वो एक तरह से द्वार था दक्षिण भारत जाने का, तो उसने उस राज्य को अपने बेस स्थल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वहाँ के शासन को शासन को तो अपने हाथ में ले लिया, और शासन अपने हाथ में ना लेने के बजाय उससे कर आदि और अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन शासक उसी को रहने दिया। ऐसे में वहाँ से सेना उसको मिलती थी, वहाँ से रसद मिलती थी, और दक्षिण भारत में वो वहाँ से कूच करने में आसानी होती थी, क्योंकि अगर दिल्ली से रसद लेके जाते तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आधी हो जाती, और दक्षिण भारत जाते जाते ख़त्म। लौटते कैसे, लौटते समय भी राज्य रहते, अड़ंगा डालते तो जीतना मुश्किल था, तो वहाँ से लेके जाते और लौट के सुविधापूर्वक आ जाते थे। तो उसने भी ये नीति अपनाई कि ग्रहण मतलब कुछ राज्यों का इसने ग्रहण किया, जैसे अलाउद्दीन ने ग्रहण किया था देवगिरी का, वैसे इसने कुछ राज्यों का ग्रहण किया कि उनका बफर स्टेट के रूप में अपने युद्ध, दक्षिण भारत में युद्ध कंटिन्यू रखने के लिए, वहाँ पर नीतियाँ लागू करवाने के लिए कुछ राज्यों का सीधे नियंत्रण आवश्यक है। तो उसने जो है कुछ राज्यों का ग्रहण किया। दूसरा, मोक्ष। मोक्ष मतलब जीत तो लिया लेकिन मुक्त कर दिया, जीत लिया लेकिन मुक्त कर दिया कुछ शर्तों पर कि वो उसे क्या देंगे, कुछ कर देंगे, या और कोई शर्त हो गई कि किसी तरह की सहायता देंगे, सेना देंगे, रसद देंगे, मतलब जो भी देंगे, लेकिन उसने उनको जीत करके मुक्त करने का मतलब है कि तुम मेरे अधीन हो, अलग नहीं हो, और तुमको ऐसे तुम राज्य कर सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे स्वतंत्र रूप से राज्य करते हो, अब हमारे विजित राज्य हो। तीसरा है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब जीत लिया और उनको कुछ अनुग्रह दे करके, अपनी तरफ से कुछ अनुग्रह दे करके या कुछ सुविधाएं दे करके उनको अपनी तरफ मिला लिया गया। तो ये 3 नीतियाँ अपनाएगी, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। दक्षिण भारत के जो राज्य थे 12, इनके संदर्भ में कौन कौन सी नीति, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। इसके बाद आती है बात सीमावर्ती राज्यों की। उत्तर भारत की बात हो गई, दक्षिण भारत के 12 राज्य हो गए, उसके बाद सीमावर्ती शासक थे। जैसे अगर हम भारतीय साम्राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में समतट, दवाक, कामरूप मतलब असम, ये सब सीमावर्ती राज्य माने जाएंगे। उसके बाद की जंगली इलाका या पूर्वोत्तर के क्षेत्र उसमें उतने डेवलप नहीं थे। तो कौन था, समतट यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र या बांग्लादेश का क्षेत्र, दवाक और कामरूप, ये पूर्वोत्तर के राज्य थे, पूर्व के राज्य थे। इसके बाद पश्चिमोत्तर में जो राज्य थे वो ये राज्य बने हुए थे सिकंदर के आक्रमण के समय ही ये जनजातियाँ थीं यहाँ अपना राज्य करती थी। कौन कौन थे, मालव, अर्जुनायन, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, काक, खरपरी, ये कुछ ऐसी जातियाँ थीं, कुछ ऐसे जो है जनजातियाँ थीं जो वहाँ पर शासन करती थी। उन्होंने, और जो भी शासक थे मुग़ल काल में, सल्तनत काल में, सिकंदर के समय में, इन लोगों ने उनके राज्यों के विस्तार में अड़ंगा डाला था। और यहाँ भी स्थितियाँ वही थीं, क्योंकि जब समुद्रगुप्त विस्तार कर रहा था पश्चिमोत्तर को छोड़ नहीं सकता था। उसने उत्तर भारत को अपनाया, दक्षिण भारत को जीता। अब सीमावर्ती राज्यों की जब बात आई तो यहाँ पर उसकी नीति बदल गई। क्या हो गई, यहाँ पर उसकी नीति बदल गई। यहाँ पर हो गया सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणामागमन। सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन, ये 3 नीतियां हैं अपनाई। हम जानते हैं कि जब इन शासकों से सीधे लड़ने की भी जितने भी ठानी थी वो मुंह की खाई थी, उसको विशेष बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चाहे वो अकबर के समय में खोखर रहे हों, मुग़लों के समय में खोखरों ने बहुत उत्पात मचाया था, सल्तनत काल में ये स्थिति थी। इसके अलावा सिकंदर के समय में इन्हीं जनजातियों ने उसके नाक में दम कर दिया था। मस्सक जनजाति, वहाँ स्त्रियाँ तक मर गई थी, लड़ने वाली थी। उन्होंने उनके मरने के बाद जो है भयंकर कत्लेआम किया था। तो सिकंदर को अपने मतलब वहाँ से जाने के बाद वो जिंदा नहीं रह पाया, उसको इतने घाव लगे थे या उतनी उसको परेशानियाँ हुई थी कि वो बेबीलोन में जाते जाते मर गया। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने बहुत चतुराई से अपनी नीति को परिवर्तित किया दक्षिण भारत की नीति से। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह के बजाय सर्वकरदान उसने जीता, लेकिन ये कहा कि आप कुछ दान, कर का दान
मुझे दे दो। सर्व कर दान है तो इसका मतलब कर का दान मुझे दे दो, या कर मुझे दो, मैं तुम्हारी सुविधाएं मैं खुद दूंगा। तो सर्व कर दान, आज्ञाकरण यानी हमारी आज्ञा का पालन करो, और प्राणामागमन यानी हमारे दरबार में आकर के उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए, या हमारी प्रणामागमन मतलब है कि आ करके हमारे दरबार में हमें सम्मान दीजिए, या प्रणाम करने का मतलब है सम्मान देना। तो 3 स्थितियाँ उसने उत्पन्न की, या तो पहली दान, सर्व कर दान मतलब करों का कर दीजिए, दूसरा आज्ञाकरण, आज्ञा का पालन करिए, तीसरा प्राणामागमन या दरबार में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यानी उनकी स्थिति अब सामंत जैसी हो गई, उनका राज्य नहीं लिया गया, छोटे छोटे जो राज्य थे इनको वहाँ का शासक तो रहने दिया गया, लेकिन पूरी तरह से अपने अधीन समुद्रगुप्त ने इस नीति से कर लिया, ताकि ये भी ना कह सके कि हमको हमारा राज्य छीन लिया गया, हम विद्रोह करेंगे, और दूसरा ये भी ना कह सकें कि ये हम अधीन नहीं हैं, ये अधीन शासक होते हुए अपना शासन करने लगे। तो बिना उन्मूलन किए गुप्त साम्राज्य का विस्तार इन शासकों में हो गया। कहाँ? समतट, डवाक, कामरूप, मालव, अर्जुनायन, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, काक, खरबरीक, ये सब जो है उसके अंतर्गत आ गए। अब चौथे बचते हैं विदेशी शासक। विदेशी शासक में साह, साहानुसाह, शक, मुरुंड। कौन कौन है? देवपुत्र, साह, साहानुसाह मतलब देवपुत्र जानते हैं किसको कहते हैं? कुषाण, कुषाणों के वंशज थे, और शक मुरुंड शकों के वंशज थे। मुरुंडों के बारे में विशेष नहीं जानकारी, लेकिन यह है कि शक मुरुंड मतलब मुरुंडों के वंश, शकों के वंशज थे। देवपुत्र, साह, साहानुसाह ये कहाँ किसके वंशज थे? ये थे शकों के वंशज, कुषाणों के वंशज। जो कुषाण कनिष्क ने साम्राज्य स्थापित किया था कुषाण, उसके वंशज थे। अब यहाँ पर इनको भी उसने अपनी जीत का लोहा मनवाया, और लेकिन यहाँ पर नीति उसकी भिन्न थी। इनसे भी इसने जो है, चूँकि सीमा के बाद इनके राज्य थे या बीच के जो भी राज्य थे इनके, तो उन स्टेट्स को निपटने के लिए समुद्रगुप्त ने एक अलग नीति अपनाई। और वो कौन सी नीति थी? वो नीति थी कन्योपायन, गरुत्मंदक, कन्योपायन, गरुत्मंदक, स्विषय भुक्ति याचना, कन्योपायन, गरुत्मंदक, स्विषय भुक्त याचना। इसके अलावा एक नीति और उसने अपनाई, आत्मनिवेदन। कौन सी थी? आत्मनिवेदन। इन 3 नीतियों के द्वारा उसने जो है, अब इसमें 3 नीतियों की बात करते हैं तो एक तो ये स्थिति हो गई कि आप कन्योपायन मतलब है कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजवंश के गुप्त राजवंश में करिए। इससे संबंध जुड़ेंगे, और संबंधों के बाद क्या होगा? संबंधों के बाद ये स्थिति बनेगी कि एक दूसरे से जो विद्रोह वाली प्रवृत्ति होती है उस पर अंकुश लगेगा। इतिहास में बार बार ये घटनाएं हुई हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई, उसके बाद के समय में इस चीज़ का उपयोग किया जाता रहा है। गरुत्मंदक, स्विषय भुक्ति, शासन याचना। गरुत्मंदक, स्विषय भुक्ति, शासन याचना मतलब अपनी भुक्ति के शासन के लिए गरुड़ की छाप लगी मुहर वाली आदेश प्राप्त करना, यानी उसी के आदेश से वहाँ पर आप शासन कर सकते हैं। शासनादेश या शासन आप वर्तमान में शासनादेश कह सकते हैं। जो उस समय थे समुद्रगुप्त थे, उनके राज्य की गरुड़ जो है उनका राज चिन्ह था, तो उसकी मुहर लगी हुई जो शासन करने की जो परमिशन है, वो परमिशन प्राप्त करिए और अपना शासन करिए। और एक है आत्मनिवेदन, या प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के प्रार्थना करके, याचना करके आप जो है अपने शासन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से इसने जो है 4 क्षेत्रों के लिए 4 नीतियाँ अपनाई। इन 4 नीतियों के कारण जो गुप्त साम्राज्य था 550 ईस्वी तक चलता रहा, और बाद के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग या जो कहते हैं उसकी तरफ परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद महत्वपूर्ण शासकों में हुए स्कंदगुप्त हुआ। तो इस तरह से जो गुप्त शासक थे, इनके लिए जो मजबूत साम्राज्य की जो नींव डालने का काम किया था,
ये समुद्रगुप्त की नीतियों ने किया था। इस साम्राज्यवादी नीति के कारण ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इस साम्राज्यवादी नीति के लिए, लेकिन ये नेपोलियन से भी ज़्यादा चतुर था, क्योंकि नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी नीति से जो अपनी कब्र खोदी थी, वो कब्र इसने नहीं खोदी, और समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिस पर उसके वंशजों ने सैकड़ों वर्ष तक शासन किया। अब इस तरह से हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त की नीतियाँ एक मील का पत्थर साबित हुई, एक मार्गदर्शक साबित हुई बाद के शासकों ने, जिन्होंने उनका अनुकरण किया और वो सफल रहे, और जिन्होंने अनुकरण नहीं किया, जब मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से विशाल साम्राज्य स्थापित करने में इसलिए सफल रहा कि उसकी नीतियाँ दक्षिण भारत के प्रति कुछ हिस्से मिलती जुलती थी। अकबर इसलिए सफल रहा कि उसने सीधा सीधा दक्षिण भारत पर अटैक करके उनको मिलाने का प्रयास नहीं किया। जहाँ तक मिलाया उसको भी परेशानी उठानी पड़ी। औरंगजेब ने पूरी तरह मिलाने का प्रयास किया और लगातार उसमें रहा, और वहीं पर उसकी कब्र बनी। तो इस तरह से उस नीति को 335 ईस्वी में जो इसने अंजाम दिया था समुद्रगुप्त ने, उस नीति को जिसने मार्गदर्शक माना वो सफल रहा, और जिसने नहीं माना वो समाप्त हो गया, अपने वंश को समाप्त किया या खुद समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।